में हमारे पूर्वजों की विरासत, हमारी संस्कृति और जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते थे उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। गांव से बाहर तालाब होते थे जहां पशुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था होती थी और आरंभ में तो बल्कि ऐसा भी होता था, उन्हीं तालाबों से पीने का पानी भी लेते थे। कुओं की कुछ कम व्यवस्था होती थी। बरसात का पानी उन तालाबों में इकट्ठा हो जाता, उस पानी को पीने के लिए भी प्रयोग करते, पशुओं के लिए भी करते। तो भी ज़्यादातर पशुओं के पीने का पानी की व्यवस्था उन तालाबों के अंदर ही होती थी, या सामूहिक रूप से गांव की सामलात जगह पर बनाया जाता था तालाब। पशुधन के लिए साफ पानी की व्यवस्था होती थी। कभी कभी नहाने के लिए, पीने के लिए भी तालाब का पानी प्रयोग किया जाता था। तालाब के साथ अन्य स्थानों पर कुओं का प्रबंध होता था। गांव के सभी परिवार इन्हीं कुओं से पीने के पानी ले जाते थे। गांव के सभी लोग कुएं खोदने, साफ करने में, बनाने में सहयोग करते थे। गांव की तरफ से कुएं के ऊपर एक व्यक्ति को पानी की जिम्मेदारी दी जाती थी और सभी गांव के परिवार उससे पानी भरने वाले व्यक्ति को सप्ताह में एक बार कुछ अन्न भी देते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। और महिलाओं को भी पानी भरने के लिए बार बार रस्सी और बाल्टी साथ नहीं ले जानी पड़ती थी। अलग अलग गांवों में जाने वाले रास्तों पर भी कुइयों का प्रबंध किया जाता था। यदि कोई संभव नहीं हो पाती तो प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी। आने जाने वाले लोगों के लिए पानी पीने की सुविधा इन्हीं से होती थी। गांव गांव पर यानी कहीं कहीं पर इन प्याओं के साथ में भुने हुए चने और गुड़ भी रख दिया जाता था, ताकि पैदल चलने वाले व्यक्ति भूखे और प्यासे ना रह सके। तो सभी लोगों की स्थितियां का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि अधिकतर लोग उसमें पैदल ही चलते थे। घोड़ी बैलगाड़ियों का प्रबंध था, लेकिन ज़्यादातर लोग आने जाने वाले रिश्तेदारों में, संबंधियों को, मित्रों को मिलने वाले पैदल ही चलते थे। जिन कुओं पर पीने के पानी की व्यवस्था होती थी वहां पर स्नान करना और कपड़े धोने की मनाही होती थी। खेतों में भी स्थान स्थान पर कुएं खोदे जाते थे। कुएं से निकलने वाला पानी साफ होता था। जितना ज़्यादा पानी निकलेगा उतना ही अच्छा रहता था। यदि किसी कुएं का पानी कम प्रयोग होता तो उसे पहले साफ किया जाता था और फिर पीने के लिए प्रयोग करते थे। कुओं पर लोग बाल्टी या दूसरी पानी भरने योग्य वस्तु, डोल आदि रखते थे, ताकि राह चलते व्यक्ति को पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार गांव में पशु धन का बड़ा महत्व था। प्रत्येक गांव में गाय और भैंस रखी जाती थी।
गाय का माता का दर्जा दे रखा था। जब घर में कोई आपत्ति आती दिखाई पड़ती तो एक गाय को देही छोड़ दिया जाता। देही का मतलब था कि उस गाय के दूध को बिलोते नहीं थे, बेचते नहीं थे, या तो उस गाय का बछड़ू जो भी होता वो पिएगा, या केवल पीने के लिए घर के व्यक्ति प्रयोग कर सकते थे। उसको बिलोते घी आदि नहीं निकालते थे, ताकि घर के कार्य पवित्रता या बिना बाधा के पूर्ण हो सकें। छोड़ी गई देही गाय के दूध से घी नहीं निकालते थे, बल्कि पीने के लिए प्रयोग करते थे। दूसरे जो पशु होते थे उनका दूध से घी, दही को बनाने में प्रयोग करते थे। घरों में कई कई भैंसें भी होती थी, सभी पशुओं का खाने पीने के लिए प्रयोग होता था। सभी पशुओं का दूध खाने पीने के लिए प्रयोग करते थे। और कहा भी जाता था, जिसने अपना दूध बेच दिया मानो अपना पूत बेच दिया। पशुधन को बढ़ावा देने के लिए गांवों में भैंसों के लिए सामूहिक रूप से एक भैंसा या झोटा छोड़ा जाता था, और गायों के लिए एक सांड या कहीं कहीं उसको खागड़ या कहीं कहीं उसको आंचल बोलते हैं, पंचायती नंबर लगाकर छोड़ दिया जाता था। वह स्वतंत्र रूप से गांव में घूमते थे, फसलों को खाते थे, वे खेतों में चरा करते थे, उनको कोई व्यक्ति नहीं रोकता था। गांव में गाय और भैंसों के प्रजनन का कार्य उन्हीं के द्वारा होता था। जब वे बूढ़े हो जाते या किसी बीमारी का शिकार हो जाते या अयोग्य हो जाते, तो उस समय दूसरे सांड या दूसरे भैंसे का प्रबंध किया जाता था। सांड या इसे हम खागड़ भी हम कह सकते हैं, यह प्रातःकाल गांव में प्रत्येक घर में, यह प्रातःकाल गांव में प्रत्येक घर के अंदर जाता था और प्रत्येक घर से एक एक रोटी इसे दी जाती थी। सांड को रोटी देना एक पुण्य का कार्य मानते थे। पूर्णिमा या अमावस्या के दिन उसे दाना या दलिया भी चराते थे। लोगों की धारणा होती थी कि इस प्रकार से सांड को दाना खिलाने से हमारे परिवार के कष्ट दूर होंगे और हमें पुण्य मिलेगा। इन दोनों सांड और जोटे को गांव का राजा कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों को मारने या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता तो गांव के लोग इकट्ठे होकर मारने वाले को सजा देते थे। इन सब की व्यवस्था गांव के सामूहिक लोग और सामूहिक रूप से इनकी व्यवस्था करते थे। जब कभी गांव की सीमा में किसी दूसरे गांव से कोई दूसरा सांड या झोटा आ जाता तो वे आपस में भिड़ते थे और अपनी सीमा से बाहर निकालते थे। ये पशु होते हुए भी इतने समझदार होते थे कि अपने गांव की सीमा को पहचान जाते थे और अपनी सीमा से वापस आते थे। पशुओं में भी व्यक्ति की तरह गंध, चिंतन, मंथन, कार्यक्षमता और जिम्मेदारी का आभास होता था। आवारा पशु या ऐसे पशु जो लापरवाही से
छोड़े जाते थे उनके लिए प्रत्येक गांव में पशुओं को रोकने के लिए एक फाटक बनाई जाती थी। गांव के एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसका वो पशु है वो पहले दंड देगा, उसके बाद पशु छोड़ा जाता था। उस फाटक से होने वाली कमाई ग्राम पंचायत को जाती थी। प्रत्येक व्यवस्था जो समाज के काम आने वाली होती थी मिलकर पूरा गांव बनाता था और सभी समान रूप से सहयोग देते थे। प्रत्येक सामूहिक काम को धार्मिक समझते थे। सामूहिक काम को करने में प्राथमिकता होती थी। वे ऐसे काम को करने में अपना धर्म मानते थे। सामूहिक काम से पिछड़ना शर्म होती थी। सार्वजनिक कामों को करने के लिए धन इकट्ठा करते थे, यह तागड़ियों पर डालकर या ढूंढ वाइज डालकर करते थे। कभी कभी कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर चंदा भी मांगते थे। वह सांग व भजन करवाकर भी पैसा इकट्ठा करते थे। खेती की सिंचाई के लिए अब मैं वर्णन करना चाहूँगा कि गांव में जो खेती की जाती थी उसकी सिंचाई के लिए रहटों का, ट्यूबवेल का, कुएं का, नहर का पानी की व्यवस्था की जाती थी। उस पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नालियां बनाई जाती थी। समय समय पर उन्हें साफ किया जाता था। पानी की व्यवस्था समय अनुसार होती थी। दिन में समय यदि उन्हें समय पर पता लगाना होता तो अपनी परछाई देखकर लगाते थे, या एक तांबे का बना हुआ एक कटोरा होता था जिसके निचले सिरे में एक छेद कर दिया जाता था। यह 22 मिनट में भरता था। इसे घड़ी भी बोलते थे। रात्रि को चंद्रमा, दोल, हिरणी, सप्तऋषि, एड़ी तारा, चमकना तारा आदि को देख करके जैसे आकाश गंगादि के आधार पर समय का अंकन करते थे, उसी से अपने सारे कार्यों को विश्वास के साथ कर लेते थे। यही उनके समय की जांच करने की मुख्य व्यवस्था होती थी। वैसे विश्वास सबसे बड़ी चीज मानते थे। समय के बारे में पल से लेकर के सदियों तक का वर्णन उन्हें याद था। जैसे पल, घड़ी, पहर का वर्णन सूर्य और चंद्रमा को देखकर बता देते थे। समय की गणना वे लोग आँख की पलक गिरने के समय का नाम विशेष कहते हैं। 18 निमेष की एक काष्ठक होती थी, 3 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता था। इसे 4 पहर भी कह देते थे। और ये लोग काम करने को दिन कहते और सोने को रात्रि कहते थे। हमारे पूर्वजों का चंद्रमा पंचांग पर विश्वास था। उसी से इनके मास और वर्ष बनते थे, जिससे वे अपने सारे काम की गणना करते चले जाते थे। गांव की अधिकतर स्कूल 3री कक्षा तक ही होते थे। 4-5 गांव के बीच में 5वीं तक का स्कूल होता था। नज़दीक के शहरों में हाई स्कूल होते थे। कभी कभी 20-30 मील की दूरी पर
गांव में भी हाई स्कूल खोले जाते थे, जिले भर में एक आध कॉलेज होता था और राज्य में एक ही विश्वविद्यालय होता था। गांव के लोग आपसी सहयोग या सहकारी समिति के रूप में इन विद्यालयों को चलाते थे, लेकिन विषय या प्रबंधन पर सरकारी तंत्र का पूर्ण नियंत्रण रहता था। शिक्षा में बच्चों की मूल आधार बनाने पर ध्यान दिया जाता था। पढ़ने वाले बच्चों के अंदर नैतिकता और अनुशासन तैयार किया जाता था। अंधविश्वास को खत्म किया जाता था। विकास की वैज्ञानिक भाव तैयार किए जाते थे। विद्यार्थियों का कपड़े पहनने का तरीका, सफाई, बोलने का तरीका, रहने सहने की व्यवस्था सभी वैज्ञानिक तौर तरीकों से तैयार की जाती थी। देखने मात्र से पता चलता था कि बच्चा पढ़ा लिखा है और बात करने का से ही उनको पता चल जाता था कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा होगा। विद्या के द्वारा बच्चों में गुण तैयार किए जाते थे। जागरूक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने में प्राथमिकता देते थे, लेकिन नौकरी कम करवाना चाहते थे। अपने कार्यों में प्राथमिकता देते थे। तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था होती थी। अपनी उच्च शिक्षा लेने के बाद यदि सरकारी नौकरी पर भी जाते तो उनका सम्मान होता था। पूरा इलाका पटवारी का बड़ा आदर करता था। भूमि के बारे में जो भी पटवारी कहता सब लोग उसको मानते थे। पुलिस का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता था। एक पुलिस का अधिकारी पूरे गांव को इकट्ठा करके समस्या का समाधान करता था। गांव के लोग पुलिस से काफ़ी डरते थे और थाना में जाना भी अपना अपमान मानते थे। बड़े बड़े व्यक्ति भी पुलिस के सामने नहीं जाते थे। डरपोक व्यक्ति और महिलाएं जहाँ सिपाही बैठा होता था डर के मारे रास्ता छोड़ जाते थे। जब कोई अधिकारी अपने दौरे पर आता तो सभी लोग चुस्त और दुरुस्त होते थे। आने वाले अधिकारी का सम्मान करते थे। गांव का सरपंच, मेंबर, तपदार, जेलदार, धौलपोश आदि सभी सम्मान के लिए इकट्ठे होते थे। इन द्वारा कही गई बातें सर्वमान्य होती थी। जिम्मेदार व्यक्तियों को पंचायतों में बुलाया जाता था। पंचायतों में लगाई गई जिम्मेदारी आदर से निभाते थे। आरंभ से ही दो व्यवस्थाएं चलती आई हैं, प्रशासनिक व्यवस्था और पंचायत व्यवस्था। दोनों का समान प्रभाव रहा है, लेकिन हमेशा से पंचायती फैसले को प्राथमिकता दी जाती रही है, क्योंकि पंचायत के द्वारा किया गया निर्णय न्याय पर आधारित था और प्रशासन द्वारा किया गया निर्णय गवाह के आधार पर होता था। ओम इससे